बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो इंटरव्यू का सेशन नंबर 13 है वेटरनरी ऑफिसर के बारे में। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो पंजाब का 2022 के इंटरव्यूज हैं वेटरनरी ऑफिसर के, वो स्टार्ट होने जा रहे हैं कल से आप लोगों के जो हैं वो कुछ लोगों के इंटरव्यू स्टार्ट हैं और कुछ लोगों को बाद में मेल्स आएंगी। एरिया वाइज जो है वो आपका डिफर करेगा कि किसको कब आती है। अभी 7 8 9 का स्केड्यूल आ गया है, तो इंटरव्यू शेड्यूल है। तो उसके अंदर ये है कि जिन लोगों के करीब इंटरव्यू हैं 7 8 9 को, उसका हम मॉक इंटरव्यू ले लेंगे। और कुछ आप लोगों के साथ जो हैं वो इंटरव्यू एक्सपीरियंसेस के, इंटरव्यू की हैंडलिंग कैसे करनी चाहिए, इंटरव्यू को मैनेज कैसे करना चाहिए, उसके बारे में आप लोगों को जो है वो एक हमारे प्रीवियस जो हैं वो स्टूडेंट हैं डॉक्टर जैनब जवेद। और माशाल्लाह से ये जो हैं इस वक्त वेटरनरी ऑफिसर हैं हेल्थ में। और 2021 में जो है डॉक्टर साहिबा 5 सीटों पे रिकमेंडेड हैं एज ए वेटरनरी ऑफिसर। सिर्फ टेस्ट क्लियर नहीं है, रिकमेंडेड है। 5 सीटों पे रिकमेंडेड थी डॉक्टर साहबा, इंटरव्यू क्लियर कर चुकी। फिर इन्होंने अपनी मर्जी से जो सूटेबल लगा डॉक्टर साहबा को, वो सीट इन्होंने सिलेक्ट कर लिया है। तो हम ज़रूर जानना चाहेंगे डॉक्टर साहबा से कि उन्होंने इस तरह से किस तरह से इंटरव्यू को मैनेज किया है। क्या उनसे आंसर पूछे गए डिफरेंट इंटरव्यूज में, और उन्होंने उनको क्या क्वेश्चंस पूछे गए और उन्होंने उनको जो है किस तरह से आंसर्स किया। तो डेफिनेटली उनमें एक पोटेंशियल है, ज़ाहिर बात है, जो हर इंटरव्यू ही वो क्लियर कर जाती हैं। तो इंशाल्लाह मेरा ख्याल है हमारे लिए बड़ा हेल्प रहेगा। तो जी डॉक्टर जैनब जवेद, काइंडली जो है माइक आप अपना अनम्यूट कर सकती हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी, मेरी आवाज़ आ रही है? अस्सलाम वालेकुम। जी जी, आपकी जो है वो, जी आपकी आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहिबा आपकी आवाज़ आ रही है, तो काइंडली आप अपना इंट्रोडक्शन करा दें और कोई टिप्स एंड ट्रिक्स बता जी, दें कि जी। किस तरह से आपने जो है वो इंटरव्यू के अंदर जो है क्वेश्चंस की आंसरिंग की है, उन्हें किस तरह से आपने हैंडल किया। जी, जी सर। एक्चुअली डॉक्टर हसान साहब इन्होंने मेरा इंट्रोडक्शन तो करवा ही दिया है। चलिए मैं आपको ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अपना दोबारा करवा देती हूँ। मैं डॉक्टर ज़ैनब जावेद एंड आई एम सर्विंग एज़ अ वेटरनरी ऑफिसर हेल्थ इन डिस्ट्रिक्ट बहावल नगर। डॉक्टर हसान साहब इनकी गाइडेंस मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रही है। इन्होंने जो मुझे गाइड किया इंटरव्यू से रिलेटेड और टेस्ट से रिलेटेड। इनकी गाइडेंस से अल्लाह की रहमत से मेरी 5 जगह जो है एज़ अ वीओ सिलेक्शन हुई और डिफरेंट सीट्स थी, डिफरेंट कैडर्स की थी, रिसर्च की थी। इसके अलावा रिसर्च में वीआर रही, पीआर रही। इसके अलावा एक्सटेंशन की सीट्स थी, ब्रीड इम्प्रूवमेंट। इन सब में मेरी सिलेक्शन हो गई, अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह की रहमत से और डॉक्टर हसान साहब की गाइडेंस की वजह से मैं इस काबिल हुई कि इन सीट्स को या इन इंटरव्यूज़ को क्लियर कर सकूँ। अब सर हसान साहब का बहुत शुक्रिया कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि अपने स्टूडेंट्स को बता सकूँ कि वो किस तरह अपने इंटरव्यूज़ को टैकल करें। आप लोगों ने टेस्ट तो क्लियर किया हुआ है, इट मीन्स कि आपका नॉलेज जो है वो सबका अच्छा है। तो अब इंटरव्यू को किस तरह आपने टैकल करना है, इसके बारे में टिप्स भी आपको सर हसान साहब ने बताई होंगी। मज़ीद जो है कुछ टिप्स या जो क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो सबसे पहला जो मेरा इंटरव्यू हुआ था, वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट का इंटरव्यू था। ब्रीड इम्प्रूवमेंट में ये सीट्स थी सीमन प्रोडक्शन यूनिट एंड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन सेंटर्स जो होते हैं, वहाँ की सीट्स थी ये। और सबसे पहले जब आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो आपने अपना इंट्रोडक्शन जो है वो तैयार करके जाना होता है। इस तरह की टिप्स तो आपको डॉक्टर हसान साहब ने बताई होंगी। आप अपना इंट्रोडक्शन अच्छा से तैयार करके जाएँ। मुझे जितने भी मैंने इंटरव्यूज़ दिए हैं, उन सब में सबसे पहले उन्होंने मुझसे मेरा इंट्रोडक्शन लिया है। आप अपना एक स्ट्रॉन्ग सा इंट्रोडक्शन जो है वो तैयार कर लें, प्रिपेयर कर लें और उसके बाद जो क्वेश्चन्स जो हैं वो मैटर करते हैं जो आपके नॉलेज पे। लेकिन जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो ये है कि इंटरव्यू में जो चीज़ मैटर करती है,
ऑल दैट मैटर इज़ कॉन्फिडेंस, योर कॉन्फिडेंस। आपने जिस चीज़ का जवाब भी देना है बस कॉन्फिडेंस से देना है। मतलब अगर आपको नहीं आता तो आप सिंपली आप सॉरी कर लें कि नहीं सर ये नहीं आता, ठीक है सॉरी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़, ये कर लें। लेकिन आप ये है कि जिस चीज़ का जवाब दें कॉन्फिडेंटली दें। ये नहीं ये शायद अगर मगर ये इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती इंटरव्यू में। तो सबसे पहले मेरा जो इंटरव्यू था वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट में था। ब्रीड इम्प्रूवमेंट क्योंकि इससे रिलेटेड था सीमेन प्रोडक्शन यूनिट से रिप्रोडक्शन या थीरियोजेनोलॉजी से रिलेटेड था ये। तो इसमें कैडर जो है ना इंटरव्यू में ये बहुत मैटर करता है कि आपकी सीट्स किस कैडर की हैं। जिस कैडर की सीट्स हैं मोस्टली क्वेश्चंस भी उसी कैडर से रिलेटेड ही होते हैं। लेकिन ये हो ज़रूरी नहीं है कि वाक़ई वो उसी कैडर से रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस करें। वो आपसे डिफरेंट ओवरऑल डीवीएम के बारे में, जनरल नॉलेज के बारे में कोई भी क्वेश्चंस जो हैं, वो कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला मेरा इंटरव्यू था उसमें मैं खुद भी कन्फ्यूज़ थी, ज़ाहिर है वो पहला था। तो जो उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए वो मैं आपसे शेयर करती हूँ कि कौन से क्वेश्चंस उन्होंने मुझसे किए। तो ब्रीड इम्प्रूवमेंट में सबसे पहले उन्होंने मुझसे इंट्रोडक्शन लिया मेरा, मैंने अपना इंट्रोडक्शन दिया है। उसके बाद उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चंस किए हैं, वो जो पैनल में चेयरमैन थे, वो बहुत मतलब थोड़ा उनका इस्लामिक माइंड था। तो उन्होंने मुझसे जनरल नॉलेज में ये पूछा कि आप ये बताएँ कि मीसाके मदीना के बारे में आप क्या जानती हैं? इसके अलावा मीसाके मदीना के बारे में मैंने बताया और इसके अलावा उन्होंने क्वेश्चंस किए हैं कि मतलब अशरा मुबशरा क्या कौन है, कौन से सहाबा हैं और उनके नेम बताएँ। और इसके अलावा शहाबे साकिब के बारे में उन्होंने पूछा कि कौन शहाबे साकिब क्या है? इसके बारे में आप जो जानते हैं बताएँ। यानी कहने का मकसद ये है कि आपके जो पैनल में चेयरमैन बैठा हुआ है, उस पे डिपेंड करता है कि वो आपसे किस टाइप के क्वेश्चन्स उस टाइम पे कर रहा है। आप जनरल नॉलेज के लिए भी मेंटली प्रिपेयर हैं, आपने तैयारी भी की होगी। सर हसान साहब ने आपको तैयारी भी करवाई होगी इससे रिलेटेड। तो उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन्स किए। नेक्स्ट जो चूँकि वो ब्रीड इम्प्रूवमेंट की सीट थी, जो अगला बंदा बैठा हुआ था, वो डॉक्टर आमिर गफूर साहब हैं युवास से। उन्होंने मुझसे थीरियोजेनोलॉजी से रिलेटेड या रिप्रोडक्शन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछा। उन्होंने हालाँकि ये था होता ये है कि कैडर से रिलेटेड ही क्वेश्चन्स पूछे जाते हैं मोस्टली, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि एक पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो आपसे कोई भी क्वेश्चन्स कर सकते हैं। उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया है कि आप ग्राम पॉज़िटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को लिस्ट करें। यानी कि उनके 10-10 नेम जो हैं ग्राम पॉज़िटिव के बताएँ और 10 जो है आप ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के नेम बताएँ। तो ख़ैर उस टाइम पे एक तो प्रेशर भी बहुत होता है। 9-10 तो बता ही दिए थे किसी तरह करके, काउंट करके। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो उन्होंने मुझसे पूछा वो इस जो हमारी फ़ील्ड से रिलेटेड यानी कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड था। वो ये था कि अगर आपके पास मतलब मैं एज़ अ फार्मर आता हूँ, आपकी एक कैटल है वो रिपीट ब्रीडिंग मतलब बार-बार रिपीट ब्रीडर है वो एनिमल। तो उसके लिए आप बताएँ कि क्या पॉसिबिलिटीज़ क्या रीज़न हो सकती हैं कि वो रिपीट ब्रीडिंग पे हो रहा है दोबारा रिपीट ब्रीड क्यों कर रहा है? और दूसरा ये कि आप पॉसिबल ट्रीटमेंट्स क्या बताएँगी? तो उन्होंने एज़ अ पूरा परफ़ॉर्म किया कि मैं फार्मर हूँ, उन्होंने पंजाबी में मुझसे ये क्वेश्चन किए कि मेरी गाय है वो इस तरह बार-बार जो है वो बार-बार हीट में आ रही है। मैंने पहले एग्ज़ामिनेशंस भी करवाई हैं लेकिन वो जानवर जो है वो कंसीव नहीं कर रहा। तो आप डॉक्टर साहब कैसे आप करेंगी इसको प्रोसीड? तो मैंने उन्हें सबसे पहले तो रीज़न्स बतानी शुरू की कि क्या रीज़न्स हो सकती हैं रिपीट ब्रीडिंग की। तो रिपीट ब्रीडिंग की रीज़न्स अब डिफरेंट हैं, आपको नॉलेज होगा, बेहतर होगा मुझसे नॉलेज आपके पास। रिपीट ब्रीडिंग की डिफरेंट नॉलेज जो फैक्टर्स हैं, जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कि उसके सीमन में प्रॉब्लम हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि उस एनिमल में ही उसके एनिमल के जो फैक्टर्स हैं, वो हो सकते हैं एनिमल्स के डिफरेंट फैक्टर्स हैं, उसकी एज है, उसका वेट है, उसके अलावा यानी कि वो उस पुबर्टी पे एज पे उसने वेट भी उतना गेन किया है या नहीं। और इसके अलावा उसकी न्यूट्रिशन हो सकती है एनिमल की कि हम उस एनिमल को न्यूट्रिशन क्या दे रहे हैं। तो मैंने उन्हें हर पॉसिबिलिटी बताई, मैंने कहा सर एक ही रीज़न ये हो सकती है। लेकिन उन्होंने कहा कि मैंने ये भी कर लिया, यानी कि मैंने उसके सीमेन का एनालिसिस भी करवा लिया, वो ठीक है। अब बताएँ कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? नेक्स्ट फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि मैंने कहा सर ये अब हम एनिमल के फैक्टर्स को देखेंगे, उसके एनिमल का वेट करेंगे, कहते नहीं उसका वेट भी पूरा है।
उसको मैंने कहा फिर उसे मिनरल्स रिकमेंड कर दें। तो कह रहे हैं कि नहीं, उसका मिनरल्स भी उसको मैंने रिकमेंड कर दिया। मैंने उसे इंजेक्शन, मैंने कहा फिर आप हार्मोनल इंजेक्शन या फिर एनिमल का जो पल्पेट करके एनिमल को देखें कि उसमें कोई कंजेनिटल इश्यू तो नहीं है या सिस्टिक ओवरीज़ वगैरह का इश्यू तो नहीं है। कहते मैंने ये भी करवा लिया, वो फिर भी नहीं हो रही। तो फिर आप क्या करेंगे? तो मतलब वो हर तरह आपको किसी तरह कन्फ्यूज़ करने की या फँसाने की कोशिश कर रहे होते हैं, कह लें। तो इसका फिर जब मुझसे कोई भी सॉल्यूशन नहीं बना, तो मैंने ये कह दिया, सर अगर ये सारे सॉल्यूशंस के बाद भी, ट्रीटमेंट्स के बाद भी एनिमल नहीं कर रहा, हीट में नहीं आ रहा या कंसीव नहीं कर रहा, तो फिर आप उसे कल कर दें। तो ख़ैर इस बात पे वो इतने सैटिस्फाइड नहीं हुए थे कि उसे क्यों कल कर दें। यानी कि बात करने का मकसद ये है कि आपने जो आपको पॉसिबिलिटीज़ आपको पता है वो आपने बता देनी है बस। और कॉन्फिडेंटली बता देना कि मैं इसका ये ट्रीटमेंट करूँगा या करूँगी, या इसे इस तरह ये सॉल्यूशंस हो सकते हैं इसके। तो उसके बाद उन्हें आपने आंसर देके सैटिस्फाइड कर देना है। वो सैटिस्फाइड आपको शो करवाएँ या ना करवाएँ, लेकिन आप अपनी तरफ से कॉन्फिडेंटली आंसर देते रहें। फिर उसके बाद जो थर्ड पर्सन थे वहाँ पे मेरे इंटरव्यू में, उन्होंने फिर मुझसे क्वेश्चंस किए थे कि आप ये बताएँ, एलएम से रिलेटेड क्वेश्चंस कि जो हमारी ब्रीड्स हैं ये साहिवाल और रेड सिंधी, इसमें क्या डिफरेंस है? तो एकदम फिर जो माइंड में आता है वो बंदा, मैंने कहा सर ये साहिवाल जो है ये हमारे पंजाब में है और रेड सिंधी सिंध में है। कहते हैं मैं ये नहीं पूछ रहा, मैं आपसे फिजिकल अपीयरेंस जो है ना वो इसकी पूछ रहा हूँ कि फिजिकली इनमें क्या डिफरेंस है? कैसे पता लगेगा कि एक एनिमल रेड सिंधी का खड़ा हुआ है और एक साहिवाल का है, ये साहिवाल का है और ये रेड सिंधी का है। तो उसमें ये डिफरेंस था कि इन एनिमल्स में जो हमारी रेड सिंधी है, इसकी जो स्किन है वो इतनी लूज़ नहीं होती जैसे हमारी साहिवाल कैटल है, उसकी स्किन बहुत लूज़ होती है। यानी एक तो टिक रेज़िस्टेंट है, टिक्स इस वज़ह से नहीं इसके ऊपर रह सकती क्योंकि इसकी स्किन जो है वो बहुत लूज़ है। इसका जो ड्यूलैब या ब्रिस्केट का एरिया है वो बहुत लूज़ होता है, इस तरह रेड सिंधी में नहीं होता। ये मैं अपने इंटरव्यूज़ के क्वेश्चन्स आपसे इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो जाए कि वो किस तरह के क्वेश्चन्स करते हैं। और आपको किस तरह की चीज़ें जो है ना वो पढ़ के जानी चाहिए। अब इसमें रिप्रोडक्शन के जो इम्पोर्टेंट केसेज़ हैं, जितने मतलब हमारी फ़ील्ड में आते भी ज़्यादा केसेज़ यही हैं, जैसे कि एनीस्ट्रस के केसेज़ आ गए या रिपीट ब्रीडिंग के, मोस्टली केसेज़ यही आते हैं। इसके अलावा ऑब्स्टेट्रिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन्स हैं, यूटेराइन टॉर्शन के, सिस्टिक ओवरीज़ के, इनकी हैंडलिंग, इनकी मैनेजमेंट ये आप लाज़मी पढ़ के जाएँ। इनके लिए मैंने जिस बुक से कंसल्ट किया था वो थी एक अप्लाइड वेटरनरी गायनेकोलॉजी एंड ऑब्स्टेट्रिक्स बाय प्रदीप कुमार। इंडिया की बुक है ये, इसमें काफ़ी उन्होंने अच्छी तरह ये जो हमारे रिप्रोडक्शन के या थीरियो के केसेज़ हैं, उनकी हैंडलिंग कैसे करनी है, उनके रिस्क फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, ये सारे जो दिए हुए हैं, अगर आप उसमें उससे कंसल्ट करें तो काफ़ी हेल्पफुल होगी। उसके बाद ब्रीड इम्प्रूवमेंट के बाद नेक्स्ट जो मेरा इंटरव्यू हुआ था वो वीआरआई का इंटरव्यू था, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का। अ, उसमें भी चूँकि वो वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट का वीआरआई का इंटरव्यू था, उसमें उन्होंने मुझसे ज़्यादा क्वेश्चन्स जो हैं वो माइक्रोबायोलॉजी यानी रिसर्च से रिलेटेड जो क्वेश्चन्स हैं वही किए थे। तो यानी इस तरह हो भी जाता है कि वो आपसे जिस कैडर की सीट्स हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन्स पूछें, इस तरह नहीं भी होता। वीआरए में उन्होंने जो मुझसे क्वेश्चन्स किए हैं, ज़रूरी नहीं है कि अब वीआरए में वो पूछें, वो क्वेश्चन्स आपसे ये इस इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, जो आपका ये जो सीट्स हैं इनके लिए। तो इसलिए मैं अपनी क्वेश्चन शेयर कर देती हूँ कि उन्होंने मुझसे पूछा था कि वैक्सीन्स जो वीआरए में बन रही हैं, वो कौन-सी हैं नेम? वीआरए में और जो हमारी वैक्सीन लार्ज एनिमल्स को लग रही है हमारे महकमे की तरफ से, वो कौन-सी हैं? स्मॉल एनिमल्स को कौन-सी वैक्सीन लग रही है? उनका शेड्यूल है वो कौन-सा है? क्या है शेड्यूल? इसके अलावा स्मॉल एनिमल्स में भी, लार्ज में भी, डॉग्स में भी और कैट्स में भी। ये सारा उन्होंने मुझसे वैक्सिनेशन शेड्यूल जो है वो उनका सुना है और फिर उन्होंने मुझसे ये पूछा कि वैक्सीन्स की कौन-कौन सी टाइप्स हैं। वैक्सीन्स की डिफरेंट टाइप्स हैं, वो आपने पढ़ी होगी, लाइव हैं, किल्ड हैं। इसके अलावा अब तो वेक्टर बेस्ड आ गई हैं वैक्सीन्स, जो रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन्स हैं, डिफरेंट वैक्सीन्स जो हैं आ गई हैं। उन्होंने फिर ब्रीफली उनसे पूछा भी मुझसे कि इनके बारे में बताएँ कि कौन-कौन सी वैक्सीन्स हैं, उनकी एग्ज़ाम्पल भी एक-एक, कि आपने एक एग्ज़ाम्पल भी दे के जानिए कि लाइव में कौन-सी वैक्सीन्स हैं, किल्ड में कौन-सी हैं, रिकॉम्बिनेंट में कौन-सी हैं। ये वैक्सीन्स
के बारे में पूछा था और उन्होंने मुझसे वैक्सीन का जो मेथड है, प्रोसीजर है बनाने का वो पूछा। वैक्सीन का जो प्रोसीजर है जिसमें हम पहले वो एंटीजन या वो जो ऑर्गेनिज़्म होता है वो उसे किल करते हैं या डीएक्टिवेट करते हैं। फिर उसके बाद उसमें उसको ग्रो करवाते हैं एक लार्ज लेवल पे और उसके बाद हम उसे एडजुवेंट्स ऐड करते हैं। फिर उसी से रिलेटेड यानी क्वेश्चन से क्वेश्चन उन्होंने निकाले। जब मैं ये मेथड बता रही थी, उन्होंने मुझसे पूछा कि डीएक्टिवेट करने का मेथड जो है वो कौन से हैं? डीएक्टिवेट जो हम करते हैं एंटीजन को या उस अ, कंसर्न जो उसका माइक्रो ऑर्गेनिज़्म है उसको डीएक्टिवेट करने के मेथड्स कौन-कौन से हैं? उसके डिफरेंट मेथड्स हैं। आप केमिकली भी डीएक्टिवेट कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर या हाई टेम्परेचर से आप डीएक्टिवेट कर सकते हैं। फिर इससे मैंने कंटिन्यू किया बताना, फिर जब एडजुवेंट्स तक बात पहुँची तो उन्होंने मुझसे पूछा कि एडजुवेंट्स की टाइप्स कौन-कौन सी हैं जो वैक्सीन्स में यूज़ हो रही हैं। अब एडजुवेंट्स में डिफरेंट यूज़ होते हैं, ऑयल भी यूज़ होता है, इसके अलावा एलम वो भी यूज़ होता है, एलम प्रेसिपिटेटेड कहते हैं ना, एलम प्रेसिपिटेटेड वैक्सीन है ये। फिर उन वैक्सीन्स या एडजुवेंट्स का काम क्या है, उनका फंक्शन क्या है? यानी कि ये भी एक बात अपने इंटरव्यू में याद रखनी है कि आपकी जो बताई हुई बात है, वो उसी से क्वेश्चन्स जो हैं, वो नेक्स्ट क्वेश्चन्स जो हैं, वो निकाल लेते हैं। यानी कि ये है कि आपने सोच समझ के बोलना है। अगर आपको किसी बात के बारे में नहीं पता, तो आप वो उसे मतलब आप बोलें ही ना उस इंटरव्यू में। फिर उसके बाद उन्होंने एफएमडी के रीज़न्स पूछी कि हमारे एरिया में एफएमडी अ, वैक्सीन होने के बाद भी कंट्रोल नहीं हो रही, इसकी क्या रीज़न है? तो इसकी डिफरेंट रीज़न्स हैं, एक तो हमारी वैक्सीन होती ही नहीं है, करते ही नहीं है। वैक्सीन करते हैं तो उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं होती या ये है कि कोल्ड चेन मेंटेन है तो उसकी डोज़ पूरी नहीं लगाते। तो इसके डिफरेंट रीज़न्स हैं, उसकी कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रखते। इस तरह के रीज़न्स जो हैं वो आप मतलब मेंटली प्रिपेयर होके जाएँ, देख के जाएँ कौन-कौन से रीज़न्स हैं हमारी फ़ील्ड में, जिसकी वज़ह से वैक्सीन जो है वो इतना काम नहीं कर रही। तो अब मैं मतलब इस इंटरव्यू में मुझे जो वीआरए में पहले इंटरव्यूज़ हो चुके थे, मेरा दूसरे या तीसरे दिन था इंटरव्यू, तो मुझे किसी ने कहा था कि आप प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ जो हैं एफएमडी के, वो लाज़मी देख के जाएँ। तो मैं उस दिन काफ़ी एफएमडी के प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ वो पढ़ के गई थी। अब नेक्स्ट डे जब उन्होंने मुझसे एफएमडी के बारे में क्वेश्चन किया कि आप एफएमडी के बारे में या उसके कंट्रोल के बारे में बताएँ कुछ। तो मैं तो चूँकि पढ़ के गई थी प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ के बारे में, तो मैंने वो एफएमडी की रीज़न्स बताते हुए दरमियान में प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ के का ज़िक्र कर दिया। यानी इस बात को बताने का मकसद ये है और उन्होंने मुझसे फिर उसी प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ से रिलेटेड ही नेक्स्ट क्वेश्चन शुरू कर दिए कि आप ये बताएँ कि प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ कौन से हैं और ये इनको कौन-सी जो हमारी ऑर्गनाइज़ेशन है वो कंट्रोल कर रही है और पाकिस्तान इस टाइम किस स्टेज पे है एफएमडी के प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ में। यानी कि आप अपनी मर्ज़ी से इंट्रोडक्शन अपनी इंटरव्यू का जो है ना रुख मोड़ सकते हैं जिस तरफ आपको आता है, जो क्वेश्चन आपको आता है, जो नहीं आता आप उसे बोलें ही ना, तो आपका वो इस तरफ इंटरव्यू आपको उस तरफ नहीं जाएगा फिर। तो एफएमडी के प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ जो हैं ये आप पढ़ के जाएँ क्योंकि प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवेज़ ये ओआई की तरफ से रिकमेंडेड है हमारे। इसमें ये होता है कि 5 स्टेप्स होते हैं इसमें 1, 2, 3, 4, 5 जो फर्स्ट प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवे का जो फर्स्ट स्टेप है या फर्स्ट स्टेज है, उसमें वो कंट्रीज़ या वो मतलब चीज़ें मतलब वो कंट्रीज़ इंक्लूड हैं जिसमें कि अब अभी तक ना एफएमडी का डायग्नो डेवलपमेंट हुई है, ना उसकी कंट्रोल की तरफ। अ, अभी ऐसा एरिया तो कोई नहीं है हमारे मतलब पूरे वर्ल्ड में तकरीबन एफएमडी कंट्रोल करने के जो स्ट्रैटेजीज़ हैं वो स्टार्ट हो चुकी हैं तकरीबन हर जगह। जो पाकिस्तान है वो इस टाइम प्रोग्रेसिव कंट्रोल पाथवे की स्टेज 2 पे है। स्टेज 2 में ये होता है कि डायग्नोसिस भी एफएमडी का स्टार्ट हो जाता है और इसके अलावा उसकी जो कंट्रोल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो भी स्टार्ट कर दें। बल्कि रिसेंटली ये सुना है कि पाकिस्तान उसकी स्टेज 2 से स्टेज 3 में एंटर हो गया है। क्योंकि वैक्सीन जो है एनिमल में काफ़ी हद तक कर दी गई है और एफएमडी कंट्रोल भी हो गई है किसी हद तक। लेकिन ये हमारे पूरे पाकिस्तान में नहीं है, इनका एक प्रोजेक्ट था एफएओ की तरफ से जिसमें ये था कि इरेडिकेशन ऑफ एफएमडी
इन भावलपुर डिवीजन। ये सिर्फ़ भावलपुर डिवीजन में उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। उन्होंने ये प्रोजेक्ट मुझसे पूछा भी था कि एफएमडी फ्री ज़ोन पाकिस्तान में कौन-सा अभी तक कहते हैं, किसे कहते हैं? तो ये भावलपुर डिवीज़न में ये प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ हुआ है, अब ऑलमोस्ट ये एंडिंग स्टेजेज़ में। तो उसमें इस प्रोजेक्ट में ये है कि प्रोजेक्ट का टारगेट ये था कि हमने एनिमल्स को एफएमडी फ्री करना है। तो उन यहाँ पे लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट के हेल्प के थ्रू ही एफएओ ने ये अपना प्रोजेक्ट चलाया था, जिस पे उन्होंने एफएमडी की वैक्सीन की है एनिमल्स को, हर एनिमल को की है वैक्सीन। और अब वो क्लेम कर रहे हैं कि ये वैक्सीन जो है कंप्लीट हो चुकी है और हर एनिमल को लग चुकी है। इसकी डिफरेंट फेजेज़ थी। अब इसकी एफएमडी की आजकल जो है वो 10th फेज़ चल रही थी पिछले दिनों में, वो भी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुकी है। इसी तरह उनका पीपीआर से रिलेटेड भी था प्रोजेक्ट पीपीआर को कंट्रोल करने का। तो इस तरह के क्वेश्चंस जो आप देखे जाएँ वैक्सीन्स की टाइप्स, वैक्सीन की प्रिपरेशन कैसे होती है, कौन-कौन सी वैक्सीन्स जो लग रही हैं या वैक्सिनेशन शेड्यूल क्या है डिफरेंट एनिमल्स में। फिर कई दफ़ा वो आपसे बिल्कुल वो जो रट्टे वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, वो पूछने लग जाते हैं। लाइक ये जो हम पढ़ते हैं कि रट्टा लगाते हैं कि सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी टी सेल्स की वज़ह से होती है और ह्यूमोरल जो है वो बी सेल्स की वज़ह से। तो ये उन्होंने मुझसे पूछा इंटरव्यू में, वीआरए के इंटरव्यू में। और इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन उन्होंने बैक्टीरिया की ग्रोथ फेजेज़ हैं ना जो 4 बैक्टीरिया की ग्रोथ फेजेज़ बताएँ वो कौन-कौन सी होती हैं? वो था लॉग फेज़, स्टेशनरी फेज़ एंड डिक्लाइन फेज़। ये फेजेज़ जो हैं 4 उन्होंने मुझसे पूछी हैं वीआरए के इंटरव्यू में। इसके अलावा ये क्वेश्चन और चेयरमैन साहब ने उधर मुझसे क्वेश्चन ये किया था वीआरए के इंटरव्यू में कि आपकी एज़ अ वीओ वीआरआई में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होंगी? वीआरआई में आप चूँकि मतलब ये एक्सटेंशन की शायद सीट्स हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप ये देख के जाएँ कि वीओज़ की क्या ड्यूटीज़ होती हैं, आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कल को होंगी। और इसके अलावा उन्होंने मुझसे जनरल नॉलेज में ये पूछा था कि वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में क्या जानती हैं आप? या ये है कि आपका क्या ख़्याल है कि वुमेन एम्पावरमेंट ठीक है या नहीं? इसके अकॉर्डिंग मतलब इन क्वेश्चंस को आप अपने मुताबिक जो है तैयार करके जाइएगा कि इनके आंसर्स क्या देने हैं आपने। ये वीआरए का मेरा इंटरव्यू था। उसके बाद नेक्स्ट इंटरव्यू जो इसमें भी मेरी सिलेक्शन हो गई थी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद पीआरई का इंटरव्यू था। उसमें भी अब चेयरमैन साहब ने पहले इंट्रोडक्शन लिया। इंट्रोडक्शन लेते हुए उन्होंने दरमियान में मैं भी इंट्रोडक्शन दे रही थी। अभी मैं अपनी डीवीएम की क्वालिफ़िकेशन पे पहुँची थी, तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप बस इंट्रोडक्शन ख़त्म कर दें। तो एकदम बंदा कन्फ्यूज़ हो जाता है कि शायद ये क्यों रोक रहे हैं, कि इस तरह एकदम। लेकिन इसमें कन्फ्यूज़ होने वाली बात नहीं होती, वो उनका स्टाइल होता है या हमें जज करने का तरीका होता है कि कैसे मतलब कैसे हैंडल कर लेते हैं ये। कहीं आपको वो रोक दें, कहीं गुस्से से कह दें, किस तरह तो कन्फ्यूज़ होने वाली कोई बात नहीं है। या आप परेशान करें या बार-बार क्वेश्चंस को कहें ये भी सॉल्यूशन नहीं, ये भी सॉल्यूशन नहीं, परेशान नहीं होना बस जो आपको कॉन्फिडेंटली पता है ना वो आप बताते रहें। जो नहीं पता वहाँ कह दें कि सॉरी सर मुझे ये नहीं पता। पीआरए के इंटरव्यू में चेयरमैन साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि पंजाब में कितने जो हैं वो दरिया हैं? तो ये तो मतलब वैसे कॉमन सेंस की बात है लेकिन समटाइम्स इंटरव्यू में बैठे हुए ये भी भूल जाते हैं। 5 दरिया हैं उनके नेम पूछे थे। इसके अलावा उन्होंने पीआरए के इंटरव्यू में अब देखिए वो पीआरए का इंटरव्यू था उसमें फिर मुझसे उन्होंने क्वेश्चंस जो हैं वो एज़ ब्रीड इम्प्रूवमेंट वाले स्टार्ट कर दिए कि ये है कि आप एज़ अ वीओ लग जाएँ तो आप ब्रीड्स की इम्प्रूवमेंट के लिए क्या स्टेप्स लेंगी? या किस तरह वो एक 14 स्टेप्स पॉलिसी होती है इनकी पंजाब ब्रीडिंग पॉलिसी है, ब्रीडिंग एक्ट ऐसे है। उसमें ये होता है उसके स्टेप्स होते हैं कि पहले हम एनिमल्स को जो एलीट एनिमल्स हैं उनको सिलेक्ट करेंगे। ठीक है? उनके फिर डॉटर्स को फिर उनकी डॉटर्स की मिल्क प्रोडक्शन लेंगे और उसको फिर उन डॉटर्स को हम इंसेमिनेट करवाएँगे प्रूवन बुल्स से। फिर उनके जो आगे प्रोजनी आएगी उनको हम सेलेक्ट करेंगे। इस तरह जो है इसके अलावा प्रूवन बुल्स जो हैं उनको अ, सिलेक्ट करने का क्या मेथड है? किस तरह होते हैं? वो उनको किस तरह उनकी रेयरिंग कैसे होती है? जैसे पहले डिफरेंट
पहले 3 से 4 माह तो वो उसी लेवल पे रहते हैं जहाँ पे उस काफ की बर्थ हुई है। उसके बाद ये जो काव्स सिलेक्ट किए जाते हैं, ये काव्स भी वो होते हैं जिनकी मदर्स की मिल्क प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई है। तो उन काव्स को सिलेक्ट करके मेल मेल जो काव्स हैं उनको सिलेक्ट करके फिर उनको हाई लेवल पे लेके आते हैं, यानी कि जो एसपीयूज़ पे हैं, उनको लेके आते हैं, फिर उनको अंडर ट्रायल रखा जाता है। उनकी जो सीमेन कलेक्शन की जाती है, फिर उनका एनालिसिस किया जाता है। ये स्टेप्स जो हैं, फिर उनके जो सीमेन के एनालिसिस के लिए फिर उनके जो डॉटर्स आती हैं, उनकी मिल्क प्रोडक्शन देखी जाती है, फिर उसके बाद वो प्रूवन बुल तक पहुँचता है। ये जो स्टेप्स हैं, ये लाज़मी देखे जाएँगे। ये 2-3 लोगों से पूछे थे कि ब्रीड इम्प्रूवमेंट के लिए या प्रूवन बुल की मेथड्स जो सिलेक्शन है, वो कौन-कौन से हो सकते हैं? या कौन से स्टेप्स को आप फॉलो करेंगे? ये क्वेश्चंस ब्रीड इम्प्रूवमेंट के इंटरव्यू में नहीं हुए थे, ये पीआरए के इंटरव्यू में हुए थे। उसके बाद नेक्स्ट जो बंदा था उसने पैनल में उसने पीआरए के इंटरव्यू में फिर मतलब पोल्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस किए थे। पोल्ट्री की डिजीज़ेज़, पोल्ट्री की वैक्सीन, पोल्ट्री फार्मिंग, फार्मिंग के क्या रूल्स हैं? इसके अलावा ब्रॉयलर लेयर की फार्मिंग इसके अलावा मुझसे उन्होंने ये क्वेश्चन किया था कि आप एग्स हैं, वो नॉर्मली हमें मतलब आपके पास केजीज़ वाला फार्म है, केजीज़ ल लगाए हुए हैं आपने, लेकिन एग जो है आपको ज़मीन पे पड़े हुए मिल रहे हैं। तो इसकी क्या रीज़न हो सकती है? और इसको आप कैसे टैकल करेंगी? तो उसका एक तो रीज़न पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि मेबी उस जगह उन फार्म में केजीज़ ही कम हो। वहाँ पे हेन्स हैं उनके नंबर ज़्यादा और केजीज़ कम हो। कहते हैं ठीक है आप केजीज़ लगा देंगे। तो उसके बाद अगर एग प्रोडक्शन कम हो गई है तो फिर आप क्या करेंगे? किस तरह का ट्रीटमेंट करेंगे? अ, ये पीआरए का इंटरव्यू था वो थोड़ा शॉर्ट इंटरव्यू था। जो सबसे ज़्यादा लॉन्ग और एक्सटेंडेड इंटरव्यू मेरा हुआ है वो एक्सटेंशन का था। एक्सटेंशन में सबसे पहले एक्चुअली इंटरव्यू तो आपका तब भी स्टार्ट हो जाता है जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर होते हैं। इस तरह की टिप्स तो सर हसान साहब ने बताई होंगी आपको कि कैसे आपने रूम में एंटर होना है, किस तरह आपने मे आई कम इन का क्या मेथड है, आके खड़े रहना है, आपने बैठना नहीं है जब तक वो आपको कहते नहीं है। फिर आपको थैंक यू कहना है उन्हें। फिर आपकी ड्रेसिंग सेंस, फिर बॉडी लैंग्वेज यानी जब आप रूम में एंटर हो गए हैं तो आपका इंटरव्यू तब से स्टार्ट हो जाता है। वो आपको जज करना स्टार्ट कर देते हैं। ये नहीं कि आप रूम में एंटर हुए हैं, बैठेंगे तो फिर शायद आपका इंटरव्यू स्टार्ट होगा और फिर जो है आपको काउंट करना या आपके जो जज करना शुरू करेंगे। तो उसके सबसे पहले एक्सटेंशन के इंटरव्यू में उन्होंने चेयरमैन साहब ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि आप एज़ अ वीओ एक्सटेंशन में आपकी क्या ड्यूटीज़ होंगी? तो ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है ये वाला कि आप एज़ अ वीओ कौन-सी ड्यूटीज़ करेंगी? तो ये भी आप देख लें वीओज़ की ड्यूटीज़ यही होती हैं कि एक तो हमारा काम है कि हमने ट्रीटमेंट करना है एनिमल्स का। इसके अलावा हमारा जो स्टाफ हमारे अंडर है, एआईटीज़ हैं, वीएज़ हैं, उनको कंट्रोल, उनकी चेकिंग, इसके अलावा जो वैक्सीन हो रही है उसकी मॉनिटरिंग हमारे डिपार्टमेंट में। इसके अलावा कोई आउटब्रेक आ गई है उससे रिपोर्ट करना है और पोस्टमार्टम कंडक्ट करना। इसके अलावा और ये जो स्लॉटरिंग है आपकी अ, जिस यूनियन कौंसिल में आप हैं, वहाँ पे कोई इल्लीगल स्लॉटरिंग तो नहीं हो रही। ये ड्यूटीज़ हैं सारी वीओज़ की। ये क्वेश्चन मुझसे उन्होंने पूछा है कि एज़ अ वीओ आपकी क्या ड्यूटी होगी? और फिर उन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें? क्योंकि आपके ये भी अक्सर पूछते हैं व्हाई वी चूज़ यू? तो मतलब उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके साथ वाले जो लोग आए हुए हैं, उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शायद आपसे ज़्यादा है, तो हम आपको क्यों सिलेक्ट करें? तो मैंने तो इस चीज़ का आंसर ऐसे दिया था कि सर मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है क्योंकि मेरी डीवीएम में 3.84 सीजीपीए थी और मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। तो मैंने ये कहा सर ये मेरा थ्योरेटिकल नॉलेज जो है वो स्ट्रॉन्ग है, तो इसको इम्प्लीमेंट करूँगी मैं जितना मेरे पास थ्योरेटिकल नॉलेज है मौका मिले मुझे तो। ये कि आप मेरे एकेडमिक बैकग्राउंड से ये देख सकते हैं कि मैं रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट हूँ, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी से मैं अपनी जॉब भी करूँगी। ये नहीं कि आप उसके अकॉर्डिंग अगर किसी की सीजीपीए कम है या इतनी नहीं है, तो अपनी जो उसमें एबिलिटीज़ है उसके अकॉर्डिंग जो है उसके आंसर कर दे।
कि अगर किसी के पास प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है वो ये बता दे मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज़्यादा है, किसी के पास एमफिल है तो वो ये बता दे, या इंटर्नशिप के बारे में बता दे कि मैंने यहाँ इंटर्नशिप किया है, इतने साल इंटर्नशिप किया है, जिसकी जो एबिलिटी है वो बता दे। और ये सब क्वेश्चन जो हैं वो एक्सटेंशन के इंटरव्यू में मेरे हुए थे मुझसे। इसके अलावा एक्सटेंशन के इंटरव्यू में मुझसे उन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा है कि आप एक सीवीएच या सीवीडी पे है, आपकी ड्यूटी है, तो वहाँ पे ब्लड सॉरी ये जो टेस्ट करते हैं लेबोरेटरी टेस्टिंग के लिए, आपने अपनी एक छोटी लेवल पे एक लैब एस्टेब्लिश करना चाहते हैं, तो आप कौन-कौन से वहाँ पे टेस्ट कर सकती हैं, जो जहाँ पे आपका खर्चा भी कम से कम हो और लैब की टेस्टिंग भी होती है। कौन-कौन से टेस्ट हैं जो आप उस लेवल पे कर सकती हैं? तो इसका मैंने आंसर ये दिया था ये जो हम ग्राम्स ट्रेनिंग करते हैं, ग्राम्स ट्रेनिंग जो है हम कर सकते हैं वहाँ पे। सबसे पहले तो माइक्रोस्कोपी जो है ना, हमारे पास माइक्रोस्कोप होगा, तो हम छोटी-सी लैब एस्टेब्लिश कर सकते हैं। उसमें हम ग्राम्स ट्रेनिंग कर सकते हैं, इससे हमें चलें ये आइडेंटिफ़ाई हो जाएगा कि कौन से बैक्टीरियाज़ या कौन-सा इन्फेक्शन है। इसके अलावा एंटीबायोटिक सेंसिटिविटी टेस्ट जो होते हैं, वो हम कर सकते हैं। इसके अलावा हम ब्लड टेस्ट ब्लड पैरासाइट्स के लिए वो कर सकते हैं। इसके अलावा फीकल एग्ज़ामिनेशन जो है वो अ, थ्रू माइक्रोस्कोप वो कर सकते हैं एंडोपैरासाइट्स की डिटेक्शन के लिए छोटे लेवल पे। इसके अलावा ख़ैर मैंने तो पीसीआर भी कह दिया था कि लेकिन पीसीआर तो बहुत महँगी जो उसके इंस्ट्रूमेंट है वो। पीसीआर हम नहीं एस्टेब्लिश कर सकते। इकोनॉमिकली हमने एक लैब एस्टेब्लिश करनी है, तो हम उसको कैसे एस्टेब्लिश करेंगे? तो इसके अलावा डीवीएम में उन्होंने मुझसे एक्सटेंशन में वाले इंटरव्यू में डीवीएम से रिलेटेड ये पूछा है कि आप पोल्ट्री की जो नियोप्लास्टिक डिज़ीज़ेज़ हैं, उनके नेम बताएँ। तो पोल्ट्री में नियोप्लास्टिक डिज़ीज़ेज़ मोस्टली यही हैं, मैरिक्स डिज़ीज़ है, इसके अलावा एक और है एवियन ल्यूकोसिस ये डिज़ीज़ जो है मेरे ज़हन में तो ये 2 आ रही थी, मेरे ख़्याल में है भी ये 2। इनका इनके जो मैंने 2 नाम बताए फिर कहते हैं आप ये बताएँ कि एवियन ल्यूकोसिस और मैरिक्स में क्या डिफ़रेंस है? यानी वो आपके क्वेश्चन से क्वेश्चन निकालेंगे। तो स्मॉल बर्ड्स में कौन-सी होती है और एजेड बर्ड्स में कौन-सी होती है? तो ये आप देख लीजिएगा शायद मैरिक्स जो है वो लेट स्टेज में होती है, ये एग्ज़ैक्ट मुझे याद नहीं है और एवियन ल्यूकोसिस मैरिक्स में वो अर्ली चीज़ में होती है और एवियन ल्यूकोसिस शायद वो एजेड बर्ड्स में होती है। इसके अलावा उन्होंने मुझसे ये पूछा है कि एक क्वेश्चन ये था कि आप अर्ली मैरिक्स डिज़ीज़ और लेट मैरिक्स डिज़ीज़ में डिफ़रेंस इसका ख़ैर मुझे आंसर नहीं पता था। तो आपको जो क्वेश्चन नहीं आता आप उसे कह देंगे सॉरी। उन्हें कह दें कि आप सॉरी सर नहीं पता मतलब ये डॉक्टर हसन साहब ने हमें ये फ़ॉर्मूला बताया था कि ये मैटर नहीं करता कि आप वो गलत आंसर्स कितने दे रहे हैं, ये मैटर करता है कि आप कितने टाइम के लिए ये गलत आंसर्स दे रहे हैं। तो आप उन्हें ये कहें कि बस ये नहीं आता, नेक्स्ट प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वो आपका टाइम तो थोड़ा होगा ना कि थोड़े टाइम के लिए आपने गलत आंसर दिया। ये तो नहीं कि आपको क्वेश्चन आता ही नहीं है, आप कहने लग जाएँ ये इस तरह कि नहीं ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यानी ज़्यादा टाइम आप जिसका आंसर आपको नहीं पता, उसमें ज़्यादा टाइम आप ना लगाएँ, ठीक है? आपने मतलब उसको कह दें नो सर मैंने ख़ैर इसका आंसर मुझे नहीं आता था, मैंने नहीं दिया। फिर उन्होंने मुझसे ये मेरा क्योंकि एमफ़िल माइक्रोबायोलॉजी में ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है यहाँ से युवा से, तो उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया था कि एवियन इन्फ्लुएंज़ा पे काम हो रहा है आपकी लैब में माइक्रोबायोलॉजी डिपार्टमेंट में, तो वो किससे क्या है? अब ये मतलब क्या काम हो रहा है? कौन-सी वैक्सीन बन रही है? किस तरह बन रही है? तो वो एक हमारे एवियन इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन बन रही है, एग बेस्ड मतलब एग में इनोकुलेशन करते हैं और इसका मेथड थोड़ा डिफरेंट होता है एवियन इन्फ्लुएंज़ा की वैक्सीन बनाने का। तो उसका थोड़ा-सा ब्रीफ सा प्रोसीजर मैंने बताया। इसके अलावा जो वहाँ पे थर्ड पर्सन थे उन्होंने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि ये इंक्लूजन बॉडीज़ क्या होती हैं? इंक्लूजन बॉडीज़ में ये जो हम कहते हैं कोई भी वायरस है या बैक्टीरिया है उसके जो रेमिनेंट्स हैं, जब वो सेल्स में रहते हैं तो वो बाद में एक इंक्लूजन बॉडीज़ जो हैं वो बन जाती हैं। तो इंक्लूजन बॉडीज़ फिर उन्होंने मुझसे पूछा है कि इंक्लूजन बॉडीज़ की फिर नेगेटिव बॉडीज़ क्या होती हैं? नेगेटिव बॉडीज़ किस डिज़ीज़ में बनती हैं? रेबीज़ में बनती हैं।
इसके अलावा हाँ, उन्होंने मुझसे पूछी थी एक केस की हैंडलिंग। वो केस था प्रेग्नेंसी टॉक्सीमिया का केस, जिसमें ये गॉट या शीप में ये होती है, नियर टू पार्चुरेशन हो जो एनिमल, अगर उस एनिमल मतलब नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला गया है अगर एनिमल, तो उस उनमें ये डिज़ीज़ मतलब ये कंडीशन डेवलप होती है। तो आप उसको कैसे, क्योंकि जो होता है उसका लास्ट ट्राइमेस्टर या लास्ट वाले डेज़ होते हैं, उनमें फ़ीटस का साइज़ या फ़ीटस की जो एनर्जी कंज़म्पशन है वो बहुत बढ़ चुकी होती है। अगर एनिमल को, शीप या गॉट को हम इतनी फ़ीड ना दें या उसकी न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ना दें, तो एनिमल जो है वो नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में चला जाएगा और फिर एनिमल बैठ जाता है, या उसमें जैसे मिल्क फीवर कंडीशन होती है ना ऐसे, या फिर उसमें नर्वस साइन्स भी आने शुरू हो जाते हैं डिफरेंट। तो उसको आप कैसे हैंडल करेंगे? क्या आपका ट्रीटमेंट होगा? उसको क्या रिकमेंड करेंगे? उसका ट्रीटमेंट जैसे हम वो ग्लूकोज़ वगैरह लगाते हैं, स्टेरॉइड्स कह रही हूँ, स्टेरॉइड्स वो लगाएँगे जो प्रेगनेंसी सेफ होते हैं। अ, इसके अलावा ग्लूकोज़ उनको रिकमेंड करेंगे, ओरली भी, आईवी भी करेंगे, डेक्सट्रोज़। तो कहने का मकसद ये है कि यहाँ पे आप जो मेटाबॉलिक डिसीज़ेज़ हैं जितनी भी, ये इनकी मैनेजमेंट, रिस्क फैक्टर्स मेटाबॉलिक डिजीज़ जैसे इसमें है, ये पीपीएच है, पोस्ट पार्चुरेंट हीमोग्लोबिनूरिया, मिल्क फीवर है, ये हाइपोमैग्नीसियमिक टेटनी है या ग्रॉस टेटनी जिसे कहते हैं, प्रेग्नेंसी टॉक्सीमिया है। इन केसेस की स्पेशली उनके रिस्क फैक्टर जो किस सीज़न में ज़्यादा होता है, वो इस तरह पूछ सकते हैं कि विंटर्स में है, तो कौन-सी कंडीशन डेवलप होगी, या एक काऊ है जो न्यूली पार्चुरेटेड है, कीटोसिस का केस है, इस तरह के। मेटाबॉलिक डिज़ीज़ की हैंडलिंग जो है ये आप लाज़मी देख के जाएँ। अ, मतलब आपसे आप एक्सटेंशन के इंटरव्यू में उन्होंने मुझसे कुछ स्पेसिफिक वो नहीं पूछा, उन्होंने पूरे डीवीएम से कहीं से भी क्वेश्चन कर लिया। एलएम से रिलेटेड, डेयरी एनिमल से रिलेटेड मुझसे क्वेश्चंस किए थे डेयरी में। ये था क्वेश्चन के काऊ के और बफलो के मिल्क में क्या डिफरेंस है? काऊ एंड बफलो के मिल्क का डिफरेंस हमें पता ही होगा, कंपोज़िशन हम पढ़ते हैं, ज़ाहिर है वो कंपोज़िशन के हिसाब से देखा जाए तो उसमें फैट ज़्यादा होती है बफलो में। ओवरऑल टोटल सॉलिड्स भी बफलो के मिल्क में ज़्यादा होते हैं, प्रोटीन भी ज़्यादा होती है। तो फिर उन्होंने मेरे उस मैं जब फैट तक पहुँची कि ये फैट जो है बफलो के मिल्क में ज़्यादा होती है, तो उन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन ये किया कि अगर हम मिल्क से फैट निकाल दें, तो दूध जो है वो हल्का हो जाएगा या भारी हो जाएगा? तो मिल्क से फैट निकाल दें तो बंदे के ज़हन में एकदम ये आता है कि दूध शायद हल्का हो जाएगा। लेकिन दूध इससे ये इसका इफ़ेक्ट जो है वो अपोज़िट होता है, क्योंकि फैट की स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से कम होती है, अगर उसे निकाल देंगे ना, तो दूध जो है इससे थोड़ा और विस्कस हो जाता है, या उसकी डेंसिटी जो है वो और बढ़ जाती है। ये एग्ज़ैक्टली आप अपने लफ्ज़ों में किस तरह बयान करना है, ये आप देख लीजिएगा। और फिर पास्चराइज़्ड मिल्क के बारे में उन्होंने मुझसे पूछा कि पास्चराइज़्ड मिल्क के एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस क्या हैं? वो जो चेयरमैन साहब थे वो थोड़े एज में ज़्यादा थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि आप मेरे जैसे बूढ़े बंदे को ये पास्चराइज़्ड मिल्क आप रिकमेंड करेंगी या नहीं करेंगी? तो ज़ाहिर है वालेकुम पास्चराइज़्ड मिल्क। सलाम जर भाई क्या हाल ने तबीयत सब ठीक है। अच्छा ये ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ जी? सुनो यार ਉਹ ਮੈਨੂੰ किसी ने कोई क्वेश्चन किया है? ठीक है, अब नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो उसके बाद एक्सटेंशन के इंटरव्यू में मुझसे यही क्वेश्चंस पूछे थे। तो आप इस तरह की चीज़ें जो है ना अपनी तैयार करके जाएँ कि आपका वीओज़ की ड्यूटीज़ क्या होंगी, हमारे लाइफ़स्टाइल डिपार्टमेंट में डेफिशिएंसीज़ कौन-सी हैं, इस तरह की चीज़ें। अपना इंट्रोडक्शन आप अच्छी तरह तैयार करके जाएँ और बी कॉन्फिडेंट, आप बस कॉन्फिडेंटली जवाब दें। जो आपको नहीं आता बस सॉरी कह दें, और जो चीज़ आप बता रहे हैं, जो चीज़ आप उसको जिस चीज़ का आंसर दे रहे हैं उसको आप कॉन्फिडेंटली दें। बस ये नहीं कि शायद इस तरह हो, इस तरह नहीं। बाकी ये है कि आप अल्लाह के हवाले करें, अल्लाह से दुआ करें। अल्लाह के अलावा जो है वो आपको कोई भी नहीं दे सकता, जितनी मर्ज़ी आप कोशिशें कर लें। तो आप इंटरव्यू की तैयारी करें। एक बात ये है कि कॉन्फिडेंस कुछ लोग कहते हैं वो कैसे मतलब आए, बात का जवाब देते हुए। तो कॉन्फिडेंस का एक तरीका कॉन्फिडेंस डेवलप करने का कि आप पढ़ के जाएँ अपना।
जितना हो सके, ज़रूरी नहीं है कि वो आप जो पढ़ के गए हैं कि वो उसमें से क्वेश्चन करें, या मेंटली जिन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करके गए हैं कि इनके मैंने आंसर्स ये देने हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपसे वो क्वेश्चंस वही पूछे या उनके ही आंसर्स दे, उनके आंसर्स आपको देने पड़े। लेकिन ये है कि उस पढ़े हुए का आपको ये फ़ायदा होगा कि जब आप इंटरव्यू रूम में एंटर हो रहे होंगे, तो आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैंने पढ़ा हुआ है। यानी इससे एक कॉन्फिडेंस आता है, इस चीज़ से ज़रूर कॉन्फिडेंस आता है। तो आप अपनी तरफ से पढ़ के जाएँ सारा जितना हो सकता है। बाकी जो है अल्लाह से दुआ करें कि और अल्लाह से दुआ करके फिर उसके रिज़ल्ट से आप ना बेफ़िक्र हो जाएँ। अपने दिल में ये ना रखें कि पता नहीं अब होगा या नहीं। बस अल्लाह से अच्छी उम्मीद रखें, तो इंशाल्लाह आपका इंटरव्यू जो है वो लाज़मी क्लियर होगा। चलें आपके कोई क्वेश्चन्स हैं तो वो पूछ लें, बाकी अब डॉक्टर हसान साहब के हैंड ओवर करती हूँ मैं। मैडम वो पास्चराइज वाला आप बता रहे थे कि उन्होंने पूछा कि मैं बूढ़ा पास्चराइज मिल्क मुझे रिकमेंडेड है या नहीं, तो उसका आपने क्या कहा था? ये क्वेश्चन है कि पास्चराइज्ड मिल्क एज्ड मतलब ह्यूमन में पीना चाहिए उन्हें या नहीं? तो ज़रूर ज़ाहिर है पास्चराइज्ड मिल्क में क्या इसमें पास्चराइज्ड मिल्क में कोई नुकसान तो नहीं होता है, उसमें कोई केमिकल्स तो नहीं डाले होते, वो तो सिर्फ़ हीट करके उसमें डिफरेंट ऑर्गेनिज़म्स को किल किया होता है। तो ज़रूर वो पी सकते हैं, मैंने भी उन्हें रिकमेंड किया था, मैंने कहा आप ज़रूर ये लें जो कैन्ड मिल्क है या जो पास्चराइज्ड मिल्क है। तो मैंने तो इसका आंसर यही दिया था और यही इसका आंसर बनता है। मैम इफेक्टिव इंट्रोडक्शन, उसमें उसके क्या क्या पार्ट्स हो सकते हैं? इफ़ेक्टिव इंट्रोडक्शन इसकी टिप्स आपको सर हसन ने दी होगी, लेकिन चलें मैं भी आपको बता देती हूँ कि इंट्रोडक्शन में आप अपना नेम बताएँ, अपने फादर का नेम बताएँ, अपने एकेडमिक्स बताएँ, अपनी जो कोई एबिलिटीज़ हैं आपके पास होंगी, ज़ाहिर है हर किसी में होती हैं, वो बताएँ। ये लेकिन ये कि समटाइम्स वो ये कह देते हैं कि आपने अपना 15 सेकंड्स में इंटरव्यू देना है, यानी कि इंट्रोडक्शन देना है, सॉरी 15 सेकंड्स में। तो आप अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन भी तैयार करें और लॉन्ग भी। इसके मतलब अपना अपनी जो डिफरेंट एबिलिटीज़ हैं वो ज़रूर बताएँ, अपने एकेडमिक्स के बारे में बताएँ। मैंने तो अपने इंट्रोडक्शन में अपना नेम, अपने फादर का नेम और अपने एकेडमिक्स के बारे में बताया। इससे ज़्यादा तो उन्होंने मुझसे टाइम ही नहीं दिया, मतलब 5 इंटरव्यूज़ में यही उन्होंने मुझसे क्वेश्चंस किए हैं। और इतने इंट्रोडक्शन पे ही उन्होंने मुझसे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट कर दिए। मैम वेदर एफएससी और मैट्रिक का बताना चाहिए, क्योंकि डिफरेंट स्कूल ऑफ थॉट्स एंड डिफरेंट लोगों से शेयर किया है। उन्होंने कहा जस्ट अगर आप एमफिल हैं तो एमफिल का बताएं और अपनी ग्रेजुएशन का बताएं। नहीं, कुछ लोग ये कहते हैं कि आप अपनी जो रीसेंट डिग्री है वो बताएँ, लेकिन नहीं, मेरे ख़्याल में आपको एफएससी और मैट्रिक का बताना चाहिए अगर आपके अच्छे मार्क्स हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं बताने वाले नहीं हैं तो फिर आप ना बताएँ। लेकिन ये है कि आपको बताने चाहिए, एफएससी और मैट्रिक के भी और अपनी ग्रेजुएशन के भी। थैंक यू मैम। और किसी का कोई क्वेश्चन है? अस्सलाम वालेकुम जी मैम, आंसर करते हुए वालेकुम अगर बीच में अगर मींस के इंग्लिश के साथ उर्दू बीच में मतलब मिक्स कर रहा हो तो इसमें है कोई? नहीं, जिसमें जिसमें आपको ईज़ी है ना बोलना, इंट्रोडक्शन हाँ, आप अपना इंग्लिश में दे दें। लेकिन जिसमें आपको ईज़ी अगर आपको लगता है कि आपको इंग्लिश पे इतनी ग्रिप नहीं है, आप नहीं बोल सकते, तो मतलब जो आपका नॉर्मल एटीट्यूड है, नॉर्मल लैंग्वेज है बोलने वाली, वही यूज़ करें। अगर आप इंग्लिश में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो इंग्लिश में दें। अगर आप उर्दू में ज़्यादा अच्छा एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उर्दू में दें। इससे मतलब मेरे पाँचों इंटरव्यूज़ में मुझे इंग्लिश में या उर्दू में बताने में किसी ने उन्होंने नहीं कहा कि आप इंग्लिश में आंसर दें या उन्होंने कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखी। तो मैंने उर्दू में भी दिए हैं आंसर्स और इंग्लिश में भी दिए हैं। तो मेरे ख्याल में इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जी मैम।
लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट के जो लूप्स होल हैं, आपने जो क्वेश्चन पूछा था आपने आंसर किया उसका। सॉरी, लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में क्या लूप होल्स हैं या क्या बैड पॉइंट्स हैं या किन एरियाज में इम्प्रूवमेंट हो सकती है? लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट की मतलब डेफिशिएंसीज ये हैं कि हमारे एक तो सबसे ज़्यादा हमारा जो ट्रीटमेंट है ना, वो करते हैं वीएज मोस्टली, क्योंकि फार्मर्स से कॉन्टैक्ट जो है ये भी होता है। तो एक क्वेश्चन बल्कि मुझसे उन्होंने ये भी पूछा था कि आप एक वीओ लग जाएँ आप, तो आप कैसे लोगों को ये कन्विंस करेंगी कि अब वो वीएज के जो ट्रीटमेंट है उन पे मतलब उन पे फ़ोकस ना करें, बल्कि वो हमें हमें ज़्यादा फ़ोकियत दें ट्रीटमेंट से रिलेटेड। तो इसका ये था कि आप अपने फार्मर डेज़ कंडक्ट करें, लोगों से खुद मतलब करें, राब्ता करें। तो उनको कन्विंस करें, ट्रीटमेंट्स करें, उनके सामने उनको बताएँ, डिफरेंट मेथड्स बताएँ। उनको अपने बारे में बताएँ, आप ये भी बताएँ कि वो किस तरह वो कर रहे हैं। एक तो डेफिशिएंसी ये है, दूसरा ये है कि हमारे लाइवस्टॉक डिपार्टमेंट में कोई इतने फंड्स नहीं है, मेडिसिन कम आती है, जिस तरह काम करना चाहिए उस तरह नहीं होता। वैक्सीन से रिलेटेड अगर है तो हमारे यहाँ पे कोल्ड चेन मेंटेन नहीं रखी जाती। उसके अलावा इंसेमिनेशंस ये जो रिकॉर्ड्स होते हैं, हमारे पास रिकॉर्ड कीपिंग नहीं है, सबसे बढ़ के। इतने अरसे से ये जो एक्सोटिक सीमन यूज़ कर रहे हैं, कोई इतनी इम्प्रूवमेंट नहीं है। इसकी रीज़न क्या है कि हमारे पास रिकॉर्ड्स ही नहीं है, रिकॉर्ड कीपिंग ही नहीं है प्रॉपर। तो ये डिफरेंट 3-4 पॉइंट्स आप बता सकते हैं। Sata istilah cemli sata. अच्छा मैम, ये जनरल नॉलेज की तैयारी कहाँ से करें? जनरल नॉलेज आपने स्टार्ट किया था ना आपने? जी मैम। खान साहब ने कुछ पीपीटी शेयर की होंगी आप लोगों के साथ। आवाज आ रही है मेरी? अस्सलाम वालेकुम मैम। जी मैम आ रही है। तो जनरल नॉलेज को ये तो मैम मेरा ये आपसे सवाल था कि आप कौन सी दवा पढ़ के जी शायद कोई क्वेश्चन डाल रहा था, मुझे समझ नहीं आई। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम सलाम जी। अच्छा मैम, मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरा ना कल इंटरव्यू है और जी जनरल नॉलेज का क्वेश्चन अभी तक तो ऐसा कोई भी नहीं पढ़ा। तो शुड आई फोकस ऑन एकेडमिक्स के मुझे जनरल नॉलेज की कुछ चीजें भी फोकस करनी चाहिए आज रात? नहीं, आप ना देखिए, एकेडमिक्स तो मतलब डीवीएम को तो हमने बहुत दफा पढ़ चुके होते हैं, बहुत दफा कर चुके होते हैं, हमें कुछ ना कुछ तो पता ही होता है। एग्जैक्ट ना ही पता हो तो पता होता है। आप जो जनरल नॉलेज में बेसिक चीजें हैं ना, वो लाजमी देख के जाएं। जैसे अब इस्लामियात का बेसिक नॉलेज है, पाक स्टडीज का बेसिक नॉलेज है, हमारी पाकिस्तान की हिस्ट्री इसका बेसिक नॉलेज है, इस्लामिक थोड़ी बहुत हिस्ट्री, ये देख के जाएं। इसके अलावा जैसे हमारी एवरीडे साइंसेस की कुछ चीजें होती हैं जिसमें हमारे हैं जैसे ये ओशंस के नेम्स हैं, हमारे कौन कौन से हैं, ये कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं, इस तरह का बेसिक नॉलेज की तो शायद आपको वैसे भी आता हो। इनको आप रिवाइज कर जाएं, करके देख के जाएं। बाकी आपकी लक पे डिपेंड करता है कि वो आपसे क्वेश्चंस कौन से पूछते हैं। समटाइम्स वो नॉलेज वाला क्वेश्चन पूछते ही नहीं है, बस आपसे इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, लाइक आप आपका आईक्यू लेवल टेस्ट करने के लिए कि आप उसे क्या आंसर देंगे। वो पूछ लेते हैं कि आप इस वर्ड के यूनिवर्सल ट्रूथ्स बताएं। तो यूनिवर्सल ट्रूथ अब ज़ाहिर जिसका दिमाग उस टाइम काम कर रहा हो वो बता देगा। कोई भी कि जो दुनिया में हर चीज़ जो चीज़ें रोज़ होती हैं, लाइक जो सन राइज़ेज़ इन द ईस्ट, तो इस तरह के ये यानी कि हर रोज़ सूरज निकलता है। तो ये आपके लक पे डिपेंड करता है। वो आपसे पूछ भी सकते हैं कि आप जनरल नॉलेज में करंट अफेयर्स के बारे में पूछ सकते हैं, या हो सकता है वो आपसे जनरल नॉलेज पूछें ही ना।
तो आप बेसिक चीज़ें हैं ना, उनको देख के जाएँ, प्रिपेयर करके जाएँ अपने आप को मेंटली कि ये पूछ सकते हैं, ये ना भी पूछें, चलें आपको अपने आप पे कॉन्फिडेंस होगा कि मैं पढ़ के आया हूँ, उससे पूछ लें तो मैं बता तो सकता हूँ ना, इस तरह की चीज़ें। और मैम अगर आपसे बार-बार जीके का वो क्वेश्चन करें जो आपको नहीं आता, आप बार-बार सॉरी कह के आप ये चाह रहे हैं कि वो एकेडमिक्स की तरफ आए, तो ये बेहतर अप्रोच है कि उसका कोई ना कोई जवाब फिर गढ़ना शुरू कर दें? अगर नहीं, गढ़े बार-बार मत, पूछे गढ़े मत। कोई भी बस आप जवाब ना दें, आप वैसे तो वो इंतज़ार ही नहीं करते। जब आप कह देते हैं ना कि सॉरी सर प्लीज़ नेक्स्ट क्वेश्चन, आप ये भी कह दें, तो वो दोबारा वो आपसे नहीं करेंगे क्वेश्चन, वो क्यों करेंगे? चलें और वो अगर हम ये भी कहेंगे कह दें कि मैम कि हमारा जनरल नॉलेज में ज़रा वो इतना नहीं डिग्री के दौरान हमें मतलब एक्सपोज़र नहीं मिला पढ़ने का, तो ये कह सकते हैं अगर बार-बार जीके का क्वेश्चन किया जा रहा है? ये आप चलिए इससे बैड इंप्रेशन जाएगा कि हमें नहीं पता। आप बस उस क्वेश्चन पे कह दें सॉरी मे बी आपको नेक्स्ट क्वेश्चन आता ही हो। आप पहले ये कह दें कि मुझे जनरल नॉलेज आता ही नहीं है, तो बेटर नहीं है कि आप उससे कोप करने की कोशिश करें जितने क्वेश्चंस वो आपसे पूछ रहे हैं, उनको जवाब देने की। अगर आपको 2 नहीं आते, 3 नहीं आते, आप कह दें सॉरी, फिर तो वो हटेगा ही ना, वो कोई और क्वेश्चंस कर लेंगे एकेडमिक से रिलेटेड। ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन है? जी, किसी और का कोई क्वेश्चन है आप में से डॉक्टर साहिबा से, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, हम आपके जो हैं वो बहुत शुक्रगुज़ार हैं कि आपने अपने वैल्यूएबल टाइम में से हमें मतलब बताया, और ज़ाहिर-सी बात है आप एक सक्सेस स्टोरी हैं, आप में पोटेंशियल है, और पाँचों इंटरव्यूज़ के जिस तरह आपने क्वेश्चनिंग की हैंडलिंग की है, वो एक आइडियल सिचुएशन पे है, जिससे पता चलता है कि आपका जो नॉलेज है, वो ग्रिप आपकी नॉलेज के ऊपर बहुत अच्छी है। यही वजह है कि सब जो इंटरव्यूज़ हैं, उसके अंदर आप रिकमेंडेड हुई हैं। तो बेस्ट ये ऑफ लक सर आगे की भी अचीवमेंट्स के सर लिए। हसान साहब का ये बहुत बड़ा रोल है। इन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह गाइड किया है। टेस्ट से रिलेटेड भी, इंटरव्यूज़ से रिलेटेड भी। जब 2020 में मेरा डीवीएम एंड हुआ है, उसके बाद ही सीट्स अनाउंस हुई हैं 2020 के एंड में ही। तो आई वाज़ लाइक कि कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या पढ़ें, किधर से पढ़ें? तो फिर देन एक दिन सर हसान साहब की एक ऐड देखी, तो उनसे कॉन्टैक्ट किया। फिर उस दिन से हमें एक डायरेक्शन मिली कि क्या पढ़ना चाहिए, किस तरह पढ़ना चाहिए। तो इन्होंने टेस्ट से रिलेटेड भी बहुत अच्छा हमें गाइड किया है, और इंटरव्यू से रिलेटेड भी इन्होंने बहुत अच्छी गाइडेंस दी है। आपका भी शुक्रिया सर। जी, वेलकम, वेलकम। ठीक हो गया डॉक्टर साहब, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा, कल कुछ जो हैं वो स्टूडेंट्स का इंटरव्यू है, तो हमने ये वाइंड अप भी करना है ज़रा, इसको 20-25 मिनट में सेशन को, ताकि मैं मज़ीद सेशन आगे ले सकूँ। तो कोई जो मुझे बताया था ग़ालिबन, क्या ताहिर एक था लड़का और दूसरा इमरान शकूर। आप क्या यहाँ पे मौजूद हैं? जी सर, इमरान मैं शकूर एंड मौजूद ताहिर। आप में से जिनका कल इंटरव्यू है वो कितने लोग मौजूद हैं? सर मेरा तो कल है, बाकी दूसरे का इमरान शकूर का कल है और ताहिर का कल है। बेहतर हो गया। सबसे पहले एक चीज़ मैं आपसे डिस्कस कर लूँ आप 2 लोगों से। मेरा भी कर मैं जो आप लोगों से इंटरव्यू लेने जा रहा हूँ, मे बी पॉसिबल वो आपका अच्छा हो, मे बी पॉसिबल वो आपका बैड हो। दैट विल नॉट इम्पैक्ट योर टुमारोज़ परफॉर्मेंस। वो आपकी कल की परफॉर्मेंस की वो हरगिज़ नहीं होगा। हो सकता है मैं कुछ टफ क्वेश्चन पूछ लूँ तो आप कहें कि मुझे तो आया नहीं। इस चीज़ को आपने नहीं करना। जैसे डॉक्टर साहिबा से भी सारी चीज़ें आप लोगों से आप उन्होंने डिस्कस की कि दैट इज़ टोटली लक बेस्ड। ये इंटरव्यू काफ़ी हद तक कुछ चीज़ें नॉलेज होगा तो देखें आप कॉन्फिडेंटली जाते हैं। और वो कहते हैं कि लक ऑलवेज़ फॉर्च्यून ऑलवेज़ फेवर्स द ब्रेव। कि लक भी उनका ही साथ देती है जो बहादुर होते हैं या जिन्होंने मेहनत की होती है, जिन्होंने प्रैक्टिस की होती है। लक भी उन्हीं का साथ देती है। जिसने एक वर्सेटाइल स्टडी की होगी, वो डिफरेंट एरियाज़ में से भी कहीं से कोई 3-4 एरियाज़ क्लिक होंगे, उसको चलें एक एरिया नहीं आता, बाकी 2-3 एरियाज़ तो आते होंगे ना, तो वो उसको कवर कर लेगा।
तो इस चीज को आपने एंजाइटी लेवल में नहीं लेके जाना अगर आपका इंटरव्यू जो मैं आपसे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ वो अच्छे नहीं होते, जस्ट एज ए प्रैक्टिस लेना है। बाकी कल की सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती हैं। अल्लाह पाक जो है वो उनसे अल्लाह पाक से दुआ कीजिएगा, नमाज पढ़ें और जाइएगा, इंशाल्लाह बेहतर होगा। तो सबसे पहले जो है वो हम इंटरव्यू ले लेते हैं ताहिर से। जी ताहिर, अपना आप जो है ना वो काइंडली माइक ऑन कर लें। यस सर। जी, तो काइंडली सबसे पहले जो है काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। So my name is Muhammad Tahir Majid, son of Abdul Majid. I belong to city Kamuki district, Gujranwala. My father is a primary school teacher. I have three siblings, two brothers and one sister. I am the elder one among my siblings. And I did my matriculation in Government High School, Kamuki. And then after that, I did my FSC from United College. From Native College, Kamuki, and I scored 82% marks. जी And ठीक है, after मुझे that, ये I बताएं। complete. जी ठीक है, गवर्नर पंजाब कौन है इस वक्त? अभी जो है गवर्नर पंजाब वो बलीगुर रहमान है। किस कॉन्सिस्टेंसी से उनका ताल्लुक है, कौन से इलाके से हैं वो? ये नहीं पता सर। ठीक है, बहावलपुर से हैं। चेयरमैन सेनेट कौन है इस वक्त? चेयरमैन सेनेट अयाज सादिक। अयाज सादिक? नो 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 सॉरी सर। चेयरमैन सेनेट वो उसका नाम सर मुझे कहीं नहीं किया। राजा परवेज सॉरी सादिक संजरानी। सादिक संजरानी। देखें, अब इसी क्वेश्चन में आप अयाज कह के, आपको नहीं था आप सॉरी कह देते। आपने जैसे अभी डॉक्टर साहबा ने बताया कि मेजर चीज ये मैटर करती है कि आपका देखें 15 मिनट का इंटरव्यू है कल एक, उस 15 मिनट में कितनी देर आप कंफ्यूज रहे या आपने नो बोला। इस आंसर अगर आपको एक का नहीं पता, आप कह दें सॉरी, बात खत्म होगी ना। 10 सेकंड भी नहीं का एक ड्यूरेशन है। लेकिन अगर आपने एयाज सादिक बोला, मैं एयाज सादिक का आपसे पूछूंगा, एयाज सादिक फिर क्या रहा है, वो नेशनल असेंबली का स्पीकर है, फिर उसके बाद से बात निकलती जाएगी, आपको ट्रैप करते जाएंगे। वो आपका जो 10 सेकंड का जो आप नो में होना है वो आपको 2 मिनट 3 मिनट पे ले जाएंगे। ओवरऑल जब आप इंटरव्यू कमरे से बाहर निकलेंगे तो एक इम्पैक्ट ये जाएगा कि इसने 10 मिनट में से 5 मिनट तो गलत आंसर दिए हैं। ह्यूमन साइकोलॉजी है ना, जितना टाइम उनके साथ स्पेंड हुआ है। तो कोशिश करें जिसका नहीं पता उसका आपने नो बोल देना है। और आपने अपना इंट्रो कराया ना, उसमें थोड़ी सी स्पीड आप ने कम करनी है। मुझे दोबारा से अपना इंट्रो कराएं काइंडली। My name is Muhammad Tahir Majid, son of Abdul Majid. I belong to city Kamuki district, Gujranwala. I have three siblings. I have two brothers and one sister. I'm the elder one among my siblings. And I did my matriculation in Government High School, Kamuki. And after that, I did my FSC pre-medical from United College, Kamuki. And I completed my Doctor of Veterinary Medicine degree in चलें ठीक 2019. है। अच्छा, ये बताएं काइंडली कि आजकल सुनने में आ रहा है कि चिकन की प्राइसेस जो हैं वो बहुत ज्यादा अप चली जाएंगी, क्या वजह है उसकी? सर सोयाबीन जो है ना वो पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, तो इस वजह से चिकन प्राइसेस हाई हो रहे हैं। If soybean is not available, could we cannot manage some other source of protein for the chicken? क्या सिर्फ सोयाबीन मील ही जो है वो प्रोटीन पूरी करता है? क्या हम और कोई मील और कोई चीज यूज नहीं कर सकते पोल्ट्री फीड बनाने में? कर सकते हैं, लेकिन सर ये रिलायबल सोर्स है और इसमें जो है ना सीपी कंटेंट 40% होता है, तो दूसरे कितने परसेंट सोर्सेज होता है? जैसे कि फिश कितने परसेंट होता है, सॉरी? 40%। 40% फीड के अंदर सोयाबीन होता है? 40% सीपी लेवल होता है सोयाबीन। सीपी लेवल होता है इसका, ठीक है। कितने परसेंट डलता है ये पोल्ट्री फीड में? ये नहीं पता सर। ये नहीं पता, चलें ठीक हो गया। अच्छा, मुझे जो है वो ये बताएं कि चैलेंजेस क्या दरपेश हैं फार्मर्स को लाइफ स्टॉक डिपार्टमेंट में? फार्मर्स को क्या चैलेंजेस दरपेश हैं? फार्मर्स को सर अवेयरनेस प्रॉपर तरीके से नहीं है, और दूसरा फार्मर्स जो है ना वो उनके पास रिसोर्सेज इतने ज़्यादा नहीं है, और उनको क्वैक्स के साथ ज़्यादा सामना करना पड़ता है क्योंकि वो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं।
और फार्मर्स अपने लार्ज एनिमल्स को जो सिविल वेटनरी हॉस्पिटल में नहीं ला सकते, ये चैलेंजेस हैं फार्मर्स में। राइट। इफ वी सिलेक्ट यू एज ए वेटरनरी ऑफिसर, अगर हम आपको एज ए वेटरनरी ऑफिसर सेलेक्ट कर लेते हैं तो आप उनके चैलेंजेस को कम कैसे कर सकते हैं? सर आई चैलेंजेस को सर वो किसान बैठक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करेंगे, किसान की बैठक करवाएंगे, उनको अवेयरनेस देंगे मुख्तलिफ डिजीज़ से मुताल्लिक, और वैक्सीन शेड्यूल उनके लिए प्रॉपर तरीके से करेंगे ताकि वैक्सीन डिजीज़ कम से कम आए उस एरिया में, और फार्मर्स को गाइडेंस उनकी न्यूट्रिशन के हवाले से, उनकी डिजीज़ के हवाले से। एक एरिया में LSD आ गई है, लंपी स्किन डिजीज आ गई है, तो आप उसको किस तरह से कंट्रोल करेंगे? उस एरिया में क्या ऐसी मेजर्स अडॉप्ट करेंगे कि नुकसान कम से कम हो? क्या मेजर्स जो हैं वो कर सकते हैं? इन्फेक्टेड एलिमेंट्स को सर क्वारंटाइन वगैरह करवाएंगे और रिस्ट्रिक्ट करेंगे एनिमल्स की मूवमेंट का इमीडिएट एरिया, और दूसरे उनकी वैक्सीन करेंगे, रिंग वैक्सीनेशन शेड्यूल होता है कि मतलब इर्द गिर्द के एरिया में वैक्सीन करेंगे। जो सिक एनिमल है उसकी क्या वैक्सीन रिकमेंड करते हैं? ये क्या कर सर सकते हैं मैं सिक एनिमल को भी? सिक एनिमल को भी रिकमेंड करता हूँ कि वैक्सीन करवाने के लिए। कर सकते हैं। ये सर तो वो जो इम्यूनिटी लेवल का मसला है कि स्ट्रेस आएगा और बाकियों को भी डिजीज आ जाएगी, तो वो मामला जो सीवियर इन्फेक्टेड एनिमल्स हैं उनके लिए जो सस्पेक्टेड हैं कि इन एनिमल्स को डिजीज हो सकती है, उन एनिमल्स को वैक्सीन कर देनी चाहिए। अच्छा, काइंडली टेल मी द deworming schedule of cattle. कैटल में सर जब काफ काफ से स्टार्ट होता है, काफ में आफ्टर 1 मंथ डिवर्मिंग करेंगे, देन आफ्टर 1 मंथ के 1 मंथ के बाद 6 महीने के बाद दोबारा डिवर्मिंग करेंगे, और इसी तरह जो है ना वो हर 3 महीने के बाद आफ्टर द एज ऑफ 6 मंथ उसकी डिवर्मिंग करते रहेंगे। Okay. Now tell me any three names of bacterial diseases in small ruminants. Small ruminants, ETV, Enterotoxemia, Listeriosis, Brucella. Okay. Are you sure listeriosis occur in small ruminant in goat and sheep? क्या लिस्टीरिया इफेक्ट करता है शीप गोट को? यस सर करता है। आपने कभी कोई केस देखा है? नहीं सर केस तो नहीं देखा, लेकिन ये इफेक्ट करता है। इफेक्ट करता है। अच्छा, मुझे PPR का ट्रीटमेंट बताइएगा। पीपीआर सर एक वायरल डिजीज है, जिसको सर के खिलाफ बैक्टीरियल एंटीबायोटिक सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक्स वगैरह देंगे, एंटीपायरेटिक देंगे, और जो उनके माउथ वगैरह पे ग्लिसरीन का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंटीबायोटिक आप कौन सी रिकमेंड करेंगे सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकने के लिए PPR में? कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक यूज कर सकते हैं सर। कोई भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम, कोई एग्जांपल दे दें आप। पेंसिलिन। Penicillin is a broad spectrum antibiotic. यस सर। Penicillin is a broad spectrum antibiotic. यस सर। अच्छा, ये जो है अगर माइकोप्लाज्मा पे ये एक्ट करेगी? नो सर माइकोप्लाज्मा पे नहीं करेगी, ये बीटा लैक्टम है, ये सिर्फ सेल वॉल को एक्ट करती है और माइकोप्लाज्मा की कोई सेल वॉल नहीं। माइकोप्लाज्मा की सेल वॉल नहीं होती। ठीक हो गया। ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे एक्ट करेगी? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पे नो सर, क्योंकि उनके ओटन में तो जो फिर है ना ब्रॉड वो स्पेक्ट्रम कैसे हुई? ब्रॉड स्पेक्ट्रम में हम ऑक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, डेंटा इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सी इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन आप PPR में यूज कर रहे हैं। ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन जो है वो एपिथेलियम की जो सिंथेसिस है उसको रोकती है, और आप इसको PPR में यूज कर रहे हैं, और PPR में जो है एपिथेलियम की इरोजन हो रही है, माउथ पे जो है वो वेसिकल्स नहीं कर रहे हैं, तो हाउ यू विल जस्टिफाई ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन इन PPR?
वेरी सॉरी, इसका नहीं मुझे आइडिया। ओके, लीवर फ्लू की ड्रग ऑफ चॉइस बताइएगा। ट्राइक्लोबेंडाजोल। ट्राइक्लोबेंडाजोल। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि लीवर फ्लू को आप कंट्रोल किस तरह से कर सकते हैं? स्नेल्स वगैरह सर इसको कंट्रोल कर सकते हैं। किसको? हम जो है ना वो स्नेल्स को, जो इंटरमीडिएट होता है, उसको कंट्रोल करते हैं, हम लीवर फ्लू को कंट्रोल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि डिपार्टमेंट में इस वक्त क्या काम चल रहे हैं लाइफ स्टॉक में एक्सटेंशन से रिलेटेड? फार्मर्स की जो रहनुमाई के लिए, उनकी अवेयरनेस के लिए, वो उनकी फार्मर्स के साथ बैठक हो रही है वेटनरी ऑफिसर्स की, और एक्सटेंशन सर्विस में उनको एजुकेट किया जाता है फार्मर्स वगैरह को, और उनके लिए काफ रेडिंग प्रोग्राम, उनकी न्यूट्रिशन वगैरह हर तरह की गाइडेंस उनको लाइफ स्टॉक के बारे में दी जाती है। चलें, ठीक हो गया जी, शुक्रिया। थैंक यू सर। अच्छा, इसके बाद जो है वो सेकेंडली ओवरऑल आपका अच्छा इंटरव्यू है, ठीक है, आपकी क्वेश्चनिंग की हैंडलिंग ठीक है। बाकी परफेक्ट 100% तो सबका ठीक नहीं होता कि जितने क्वेश्चन पूछे जाए आपने सबका आंसर करना है या सारे आपको हैं। आपने मैक्सिमम जो है, अगर आपसे 20 क्वेश्चन पूछे हैं तो 14-15 के अच्छे जवाब दें, और बाकियों के ऊपर जो नहीं आ रहे उसके ऊपर स्ट्रेट फॉरवर्ड आप सॉरी बोल सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है कल इंटरव्यू है इमरान शकूर का। इमरान शकूर जी जी सर। जी, काइंडली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम सर। First of all, thank you very much for giving me opportunity to be interviewed. My name is Imran Shakur. My father name is Abdul Shakur. We are 3 brothers and 1 sister. I belong to district Okada. Currently, I am staying at Karachi. I did my matriculation from District Public School, Sadar Gugera, and secured 93.8% marks and remained the topper of the Tehsil. I did my FSC from Concordia College, Okada, and secured 999 marks out of 1100 and secured 3rd position in college. I got my admission at University of Veterinary and Animal Sciences for graduation and done my graduation in Doctor of Veterinary Medicine by securing a cumulative GPA of 3.59. During my degree, I have done internships at Farm Bahadur Nagar, Okada and City Veterinary Hospital, Okada. I started off my professional career at Alyan Pets Hospital, and then I moved on as a veterinary doctor at Vet Lagari Animal Hospital, and I worked there for a period of 15 months. I learned the skills of client handling, communication skills, the further activities. Okay. Tell me the name of National Assembly Speaker. Sorry, sir. अच्छा, इस वक्त जो है मुझे ये बताइएगा सीएम केपी के कौन है? No idea. चीफ मिनिस्टर केपी के। Sorry, sir. चीफ मिनिस्टर पंजाब कौन है? परवेज इलाही। ठीक हो गया। तो आपकी हॉबीज क्या हैं? Being an honest person, I have not a particular hobby, but still sometimes when I find time, I sometimes watch cricket matches. तो बाकी का टाइम क्या करते रहते हैं? अगर आपकी हॉबीज कम हैं, क्रिकेट मैच सिर्फ देखते हैं, तो मोस्टली पूरा दिन क्या रूटीन होती है आपकी? I have been involved in my professional career duty. Like I am currently working as a veterinary doctor at Bahria Town, Karachi. And furthermore, if I get time, I want to spend some time with my family and friends. At Bahria Town, Karachi, definitely you are earning a good handsome amount. Then why you want to come here in government department? I want to join the sector for 3 good reasons. First of all, unlike private sectors, the government sector is much secure in terms of job, and the growth rate is much higher regarding private sectors. The second reason is being an animal lover, and I want to utilize my knowledge and background
for the farmers' welfare and the awareness programs, and I will utilize my communication skills as well, because I have been. In which the year can you did your DVM? I did my DVM in 2021. 21। तो यहाँ पे मोस्टली ऐसे लोग हैं जो एमफिल भी करके आए हैं, 4-4-5 साल का उनका तजर्बा है, तो आपको क्यों प्रेफर किया जाए उनके ऊपर? Because I am a person that is not only theoretically strong but also practically sound enough. I have good communication skills. I have performed the direct communication skills. I have handled multiple cases regarding pets. I have the experience of field, and I have done multiple internships as well. Furthermore, I will be the best candidate for the farmers in Kisan Batik programs and in awareness programs, because I am the one who has secured third position at district level in Chief Minister's competition in Urdu speeches. And I have been the candidate at division level too. And I think I will guide my clients, my farmers, more in more better way rather than others. And I can also utilize my field experience. I think these are the reasons that I could perform Okay, better tell than me others. the vaccination schedule of sheep and goat. Sheep and goat, as far as the vaccinations are concerned, the mostly vaccinations are done for enterotoxemia, and furthermore other vaccines, sheep and goat pox, and other vaccinations include anthrax and BQ, black water. ब्लैक वाटर? Yeah, कभी ब्लैक वाटर का केस आपने शीप गोट में देखा है? I have not seen, but I have studied it theoretically in book, because it is a disease of heavy muscles, but more often it affects the cattle, but the cases have been seen and reported theoretically in sheep and goat as well. ओके, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में क्या फर्क होता है? Gram positive bacteria contains peptidoglycan more rather than gram negative bacteria, because it contains lipopolysaccharides. The gram positive bacteria give purple color in gram staining technique, while the gram negative bacteria shows pink color. कोई सी मुझे 3 ब्रीड्स के नाम बताएं, डेयरी की जो ब्रीड हो, लोकल होनी चाहिए। Okay, local breeds of dairy that only of cattle or buffalo or mix? Cattle. Cattle. As far as the dairy breeds of cattle are concerned, we have Sahiwal, we have Red Sindhi, we have Cholistani. These are the three main breeds that are prevalent in Punjab. Tell me the characteristic of Cholistani breed. Sorry, sir. Okay, what is TNVR? Government ने policy introduce कराई है TNVR. Yeah, basically TNVR is a project for trapping the rabbit or stray dogs, and then V for vaccination against the rabies, and then N for neutering, and then R for release. So by this case, we can avoid the spread of rabies, and we can prevent from you told me you belong to Okada. Kindly tell me what are the government institutes located in Okada? In Okada, there is Farm Bahadur Nagar. Furthermore, there is City Veterinary Hospital, main hospital at Okada. Furthermore, there are military farms in Okada named as Panchnath and Mitchell's Farms, that is of fruits and for livestock as well. Furthermore, near Okada, as there is a semen production unit as well in Kadrabad. Okay, good. ठीक है जी, बेस्ट ऑफ लक। ओवरऑल आपका बड़ा जो है कम्युनिकेशन स्किल आपकी अच्छी है, ओवरऑल अच्छा आपका जो है वो इंटरव्यू रहा है। चलें, गुड हो गया। किसी और बंदे का कोई इंटरव्यू है नेक्स्ट डेट में? सेवन को कल किसी और का इंटरव्यू है? चलें, ठीक हो गया। तो आप जो इन लोगों का कल इंटरव्यू है, 3 लोग हैं हमारे ग्रुप में,
तो आप लोग जो हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा हम लोगों के साथ कल कि आप लोगों से क्या कुछ पूछा गया। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर Sir, ऑल ऑफ I यू। have a question. Will you give some tips regarding the interview that I shouldn't repeat in original interview? आप 2 मिनट रुकिएगा। इमरान शकूर, आप कह रहे हैं कि आपके लिए कोई टिप्स दूं कि आपके इंटरव्यू आपका ओवरऑल अच्छा था, मुझे कहीं पे कोई जो है खास डेफिशिएंसी वगैरह नहीं लगी, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आंसर वगैरह आपने अच्छे किए हैं, जहाँ पे आपको जीके का नहीं पता वहाँ आपने ठीक है सॉरी बोल दिया, जिन क्वेश्चंस का नहीं पता आपने सॉरी बोला, ये मेरे ख्याल से अच्छी टेक्निक के साथ आपने जो है वो ओवरऑल ना इंटरव्यू दिया। तो बेस्ट ऑफ लक आपके लिए, अल्लाह पाक जो बाकी है वो। सर आपके जो है ना मतलब इन्फो के लिए मैं कराची से आया हूँ सर सुबह। अभी मैं शॉपिंग कर रहा हूँ और मैंने साइड पे गाड़ी रोकी हुई है सिर्फ मॉक इंटरव्यू देने के लिए। अरे गुड, जबरदस्त जबरदस्त, अल्लाह पाक जो है आपको कामयाब करें। तो आप 3 कैंडिडेट ने आज इंटरव्यू मुझे दिया है, नदीम, खालिद ने, आपने, और एक जो है वो ताहिर ने। ओवरऑल तीनों का अच्छा था। तो बाकी जो है कल कॉन्फिडेंस के साथ आप लोग इंटरव्यू में अपेयर हों, जो है आंसर करें, ब्लंडर अवॉइड कीजिएगा, और जिस चीज़ का नहीं पता उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली सॉरी कीजिएगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम जो है गुड क्वेश्चन जिनका आपको पता है आंसर दे सकते हैं उसके अंदर कीजिएगा। क्वेश्चंस के आंसर नहीं आते ये कम मैटर करेगा, ज़्यादा आपका थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल वहाँ पे, उनके साथ आई कांटेक्ट, आपकी डीलिंग, क्योंकि आप काफ़ी हद तक तो टेस्ट क्लियर करके गए हैं, उन्हें पता है कि आपके पास नॉलेज है। मेन आपकी कम्युनिकेशन स्किल, हैंडलिंग और ये चीज़ें हैं। बाकी बहुत ज़्यादा बर्डनाइज़ होने की ज़रूरत नहीं है। सुबह देखें इंटरव्यू है, अब एक रात में क्या कुछ कवर करेंगे ना? वो जैसे डॉक्टर एजाज साहब के साथ भी आपका सेशन रखा था, तो उन्होंने भी आपको यही कहा था कि नींद पूरी करें, अगर आ जाती है, नहीं आती तो फिर ठीक है, कोई ना कोई बुक पकड़ लें। वरना आराम से नींद पूरी करें, सुबह जो है फ्रेश बाथ वगैरह लें, बालों का स्टाइल वगैरह ठीक, अपनी शेव-शूव, कपड़ों की ड्रेसिंग अपनी एक अच्छी बना के जाएँ, अपने आप को अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करें। एक दिन में अब कोई इतनी बहुत ज़्यादा आपने चीज़ों को कवर या बहुत ज़्यादा मामलात को तो नहीं चीज़ों को देख लेना ना। मॉक इंटरव्यू भी आपने दे दिया, काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस भी हो गई। तो बाकी जो है इंशाल्लाह अल्लाह पाक आपके हक में बेहतर करेगा, जो फिर अल्लाह पाक ने आपका नसीब लिखा होता है। जैसे किसी न किसी जगह तो आप लोग ऑलरेडी एडजस्ट हैं, कुछ कर रहे हैं, कोई ट्राई वगैरह कर रहे हैं, बेटरमेंट की तरफ हर बंदा जाना चाहता है, तो जो नसीब में होगा इंशाल्लाह वो तो मिल के रहना। तो ठीक हो गया जी। अ, तो कल इंशाल्लाह हम फिर अपना नेक्स्ट बैच स्टार्ट करेंगे। उसके अंदर मैं आपको वो जो आप लोगों ने डिज़ीज़ वाला पूछा हुआ था रिपोर्टिंग वगैरह का, और वो डिटेल एक वो उसको भी हम डिस्कस कर लेंगे। सिंपली तो डिज़ीज़ की रिपोर्टिंग का जैसे आप लोगों ने पूछा था उसमें वही होता है ना कि आप जो है वो वेटरनरी ऑफिसर हैं, आप कंसर्न जो है अपने डिप्टी डायरेक्टर को और चीफ वेटरनरी ऑफिसर को उनको बताएँगे, जो आपके डिजीज़ डायग्नोसिस लैब वाला अफ़सर है, वो साथ में आएगा, वो सैंपलिंग करेगा, रिपोर्ट वग़ैरह उसकी वो बनाएगा कि कौन-सी डिज़ीज़ है। उसके अकॉर्डिंगली आपको बताया जाएगा इस एरिया में वैक्सीनेशन कर दी जाए, रिंग वैक्सीनेशन कर दी जाए। कुछ जो एरियाज़ हैं वहाँ क्वारंटाइन मेजर्स जो हैं, वो आप फार्मर्स को अवेयरनेस दे देंगे। हम उनको कंपेल नहीं कर सकते किसी चीज़ पे, हम अवेयरनेस दे सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं। बात बताने के डिफरेंट रूट्स हैं, विलेजेस हैं, मस्जिदों में ऐलान आप करवा सकते हैं, जी यहाँ पे ये बीमारी आई है, इसमें ये एहतियातें हैं। एक जो है हायर लेवल तक बात जा सकती है। एमबीडीज़ हैं, मोबाइल वेटरनरी डिस्पेंसरीज़ हैं, उसके थ्रू जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जा सकते हैं। मस्जिदों में ऐलान कराए जा सकते हैं। आप अवेयरनेस दे सकते हैं, एक्सटेंशन वर्किंग कर सकते हैं। वो आप करेंगे, बाकी फिर मानना ना मानना जो है वो फार्मर की अपनी ज़िम्मेदारी होती है। चलें ठीक हो गया जी, बेस्ट ऑफ लक, आप लोगों के कल से इंटरव्यू सर स्टार्ट है। सर सर एयर इसकी चीफ रिकॉर्डिंग वेटरनरी ऑफिसर एनिमल हस्बेंड्री कमिश्नर है आपका, हायर अप है? नहीं ये जो है ना हस्बेंड्री कमिश्नर है, वैसे ज़्यादा उनको हमारा ओरिजिनल में तो नहीं बताया जाता। हमारा उनसे एज़ सच कोई इतना कंसर्न नहीं होता, ठीक है? हमने अपनी डिज़ीज़ डायग्नोसिस लेबोरेटरी को बताना है। इसके अलावा एक चीज़ मैं आपको बताता जाऊँ, एप्लीकेशंस बन गई हैं, अब तो मोबाइल एप्लीकेशन है एडीआरएस के नाम से भी, डिज़ीज़ डायग्नोसिस। मोबाइल एप्लीकेशन है, उसके थ्रू आप डिज़ीज़ की सारी रिपोर्टिंग कर देते हैं। वो रिपोर्ट वीआरआई में भी चली जाती है, रिसर्च इंस्टीट्यूट, वेटरनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, डिज़ीज़ डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी में भी चली जाती है। वो डिफरेंट जगहों पे उसकी रिपोर्ट वगैरह चली जाती है। तो इस तरह से भी चीज़ें जो है ना वो अब थोड़ी-सी
टेक्नोलॉजी आ रही है, चीजें हैं, एप्लीकेशंस हैं, उस पर रिपोर्टिंग आप कर देते हैं तो चैनलाइज हो जाता है काम ना। चलो ठीक हो गया जी, अल्लाह हाफिज। इसकी रिकॉर्डिंग आज शेयर हो जाएगी सर रात को? इसकी रिकॉर्डिंग ये कौन बात कर रहा है, इमरान शकूर? जी चले सर। मैं कोशिश करूंगा अभी, क्योंकि ये रिकॉर्डिंग आने में ना थोड़ा सा टाइम लगता है, ये मेल करते हैं, फिर उसके बाद उस रिकॉर्डिंग को अपलोड करना पड़ता है यूट्यूब के ऊपर। तो मैं ट्राई करूंगा कि चलें आप लोग अपना इंटरव्यू दोबारा से सुन लें कि आप लोगों ने किस तरह से दिया, आज क्या क्या बातें डिस्कस हुई, खासकर जो डॉक्टर जैनब जुवैद के 4-5 इंटरव्यूज हैं। देखें काफी सारे क्वेश्चन रिपीट भी हो जाते हैं, मतलब बेसिक बेसिक होता है कि इंट्रोडक्शन, व्हाई यू वांट टू बी वेटरनरी ऑफिसर, आप में क्या क्वालिटीज हैं, बाकियों पे क्यों प्रेफर करें, बाकी जो होती है ना आपकी फील्ड, वो बहुत बड़ी है, वो कहीं से भी पूछते हैं। लेकिन हेल्थ में, हेल्थ से रिलेटेड चीजें, वैक्सीनेशन जैसा कि मैंने आपको बताया, डीवर्मिंग आ गया, मोटी मोटी डिजीजेज जो हैं, एफएमडी है, एलएसडी है, ये लंपी स्किन डिजीज है, एचएस है, ब्लैक क्वार्टर है, इनके बारे में, पोल्ट्री की 2-3 डिजीजेज, इनको ज्यादा कवरेज दी जाती है। तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको ये ना शेयर कर दूं जैसे जितनी जल्दी पॉसिबल हो सके। ओके जी, अल्लाह हाफिज।